सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन विश्व की कृषि के प्रकार और कृषि के प्रकार में आज अपन पढ़ेंगे विश्व में व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि और इसका दूसरा नाम है मिश्रित कृषि। जब व्यापारिक फसल और पशुपालन साथ में किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि। ऑनलाइन क्लास में एमए प्रवेश और एमए फाइनल के स्टूडेंटों का स्वागत है। अपन कृषि के प्रकार और कृषि के प्रकार में आज मिश्रित कृषि के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, नाम से पुकारते हैं। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि है, इसको मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर के नाम से पुकारा जाता है, नाम से जाना जाता है। मिश्रित कृषि है, इसका प्रचलन सबसे पहले यूरोप में हुआ। मिश्रित कृषि है, ये सबसे पहले कहाँ? यूरोप में। मिश्रित कृषि का प्रचलन है, ये सबसे पहले यूरोप में प्रचलन हुआ। इसका प्रारंभ भी यूरोप में ही माना जाता है। इस कृषि का जो प्रारंभ है ये यूरोप में ही हुआ था। साथ ही विश्व के सभी महाद्वीपों में जो आर्द्र मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। आर्द्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जितने भी महाद्वीप हैं, विश्व के सभी महाद्वीपों में आर्द्र मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, केवल एशिया महाद्वीप को छोड़कर। ब्रिटेन एवं न्यूजीलैंड में इस प्रकार की कृषि है। वो कृषि के जो क्षेत्र हैं वो इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन वाला क्षेत्र है और ये आपका न्यूजीलैंड क्षेत्र। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड इस प्रकार की कृषि क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। मिश्रित कृषि के मुख्य उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये इसके इस प्रकार की जो कृषि है इसके प्रसिद्ध उदाहरण है। मिश्रित कृषि में जो फसल उत्पादन के साथ साथ में मुख्य रूप से पशुपालन पर भी बल दिया जाता है। तो इसमें मिश्रित कृषि है, इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन पर भी बल दिया जाता है। जहां फसल उत्पादन और फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें दोनों पशुपालन प्लस आपके विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको कहा जाता है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। उतना ही ध्यान दिया जाता है जितने फसल है उसके बराबर ध्यान दिया जाता है पशुपालन पर। पशुपालन पर भी उतना ही बल दिया जाता है, उतना ही ध्यान दिया जाता है। मिश्रित कृषि से अभिप्राय उस कृषि से है जिस कृषि कार्य का उत्पादन है और पशुपालन दोनों साथ साथ। मिश्रित कृषि है और मिश्रित कृषि का अभिप्राय है उस कृषि से है जिसमें कृषि कार्यों का उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ। जिसमें क्या है? कृषि कार्यों का उत्पादन, जिसमें फसलों का उत्पादन और जो पशुपालन है ये साथ साथ हो। ऐसी कृषि का दृष्टिकोण प्राय व्यापारिक होता है। इस प्रकार की जो कृषि है इसका जो दृष्टिकोण है, इस प्रकार की कृषि का दृष्टिकोण है वो होता है व्यापारिक कृषि। जो मिश्रित कृषि है जिसमें पशुपालन और फसल दोनों साथ साथ की जाती है,
इस प्रकार की कृषि का दृष्टिकोण क्या होता है, व्यापारिक प्रकार का होता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, सोवियत संघ, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, समशीतोष्ण भाग हैं, उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है, इसके अंतर्गत जो ये उत्तरी पश्चिमी, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, ये वाला भाग आपका ब्रिटेन है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जो अमेरिका है उसका जो पूर्वी तट, अमेरिका का पूर्वी तट है, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील, अर्जेंटीना वाला भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये विश्व के मुख्य जो व्यापारिक फसल एवं पशुपालन वाले क्षेत्र हैं, मिश्रित कृषि वाले क्षेत्र हैं। तो विश्व के यदि इस प्रकार की अपन कृषि देखें तो विश्व में अपन को कहाँ दिखाई देगी, इस प्रकार का मुख्य जो कृषि है, मुख्य जो कृषि का भाग है इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए का पूर्वी तटीय भाग, जो ये वाला भाग है, यूएसए का पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में देश हैं अर्जेंटीना और ब्राजील। अर्जेंटीना और ब्राजील वाले आपको जो पाठ पढ़ाए हैं उसमें आपको बताया है। इसी प्रकार से पशुपालन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका समशीतोष्ण भाग, जितने भी आपको देश बताए, क्षेत्र बताए हैं, देश बताए हैं, महाद्वीप बताए हैं, महाद्वीप का भाग बताया है, इनका समशीतोष्ण भाग है, उसके अंतर्गत मिश्रित कृषि है वो की जाती है। तो मुख्य रूप से आपका इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय भाग है, ये पूर्वी तटीय भाग उत्तरी अमेरिका का, जिसमें कनाडा को जो भाग किया जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग आएगा। पूर्वी तट है, सोवियत संघ है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के समशीतोष्ण भाग इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें नोट कर लो, एक और चीज है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ है, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि है वो समशीतोष्ण भाग में की जाती है। कृषि फार्मों पर एक ही फसल की सघन कृषि की जाती है। जो फसल है फार्म हाउस उसमें बड़े क्षेत्र के है, पूरे में एक ही फसल है, उसकी सघन कृषि है वो की जाती है। कृषि कार्य के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं, और पालतू जानवरों में प्राय क्या है, जो भेड़, बकरी, घोड़े, सुअर, मुर्गी पालन है आदि प्रमुख है। तो इसमें क्या है कि एक ही फसल फार्म में क्या है, फार्म पर एक ही फसल की सघन कृषि की जाती है, और जानवरों में, पशुओं में मुख्य रूप से जो पशु है उसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, सुअर, मुर्गियां मुख्य हैं, इनका पालन किया जाता है। तो कृषि कार्य के साथ साथ कृषि में एक ही फसल है उसकी सघन कृषि की जाती है, और कृषि कार्य के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है, और पशुपालन में भी मुख्य रूप से भेड़, बकरी है, घोड़े हैं, सुअर है, मुर्गी पालन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। कृषि एवं जानवरों से जो प्राप्त लाभ होता है, उत्पादन है, उनके साथ में
इनमें क्या है कि कृषि कार्यों के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं और जानवरों से भी लाभ लिया जाता है। तो कृषि एवं जानवरों से प्राप्त उत्पादन का लाभ साथ साथ मिल जाता है। इसमें क्या है, दोनों लाभ हैं। कई बार एक ही लाभ मिलता है, कई बार दोनों लाभ मिल जाते हैं। तो कई बार क्या है कि कोई जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण से कृषि है, उसका उत्पादन में यदि कमी आ जाती है तो कृषक है वो अपनी जीविका है, उसके लिए आय की पूर्ति है, वो पशुपालन से कर लेता है। तो क्या है, इसमें मुख्य रूप से कृषि और जानवरों से प्राप्त उत्पाद का लाभ साथ साथ मिल जाता है। कृषि एवं पशुपालन का उत्पादन का लाभ साथ साथ मिल जाता है, साथ साथ मिल जाता है इसमें। और यदि किसी प्राकृतिक प्रकोप से, किसी प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति है वो पशुपालन से करनी जाती है। किससे हो जाती है? पशुपालन की आय से, जीविका का जो साधन है वो मुख्य रूप से पशुपालन से कर लिया जाता है। यदि किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण से उत्पादन में यदि कमी आती है तो कृषक अपनी जीविका उपार्जन के लिए आय की जो क्षतिपूर्ति है, आय की जो पूर्ति है वो पशुपालन से कर लेता है, पशुपालन से कर लेता है। मिश्रित कृषि है, इस मिश्रित कृषि के भौगोलिक कारक हैं। मुख्य रूप से मिश्रित कृषि के अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है मिश्रित कृषि, जो निम्न प्रकार से आपको बताते हैं। मैं जो मिश्रित कृषि है इसके कई सारे भौतिक कारकों से ये प्रभावित होती है। मिश्रित कारक जो कृषि है ये कई कारकों पर निर्भर करती है जो निम्न है। जैसे फार्म का आकार है, फार्म के आकार, जो भौतिक कारक हैं ये प्रभावित करते हैं उसे, या भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक हैं ये मिश्रित कृषि को प्रभावित करते हैं। तो उसमें फार्म का आकार है, भौगोलिक कारकों में, भौगोलिक कारकों में जो कृषि को प्रभावित करते हैं, इन भौगोलिक कारकों में फार्म का आकार है, मिट्टी का मृदा है, मृदा का उपजाऊपन, मिट्टी कितनी उपजाऊपन है। तीसरा, पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि है उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। अवस्थिति किस प्रकार की है इसकी? अवस्थिति, ये अवस्थिति वाला कारक है कि कहाँ स्थित है, बाजार से कितनी दूरी पर है, इसकी स्थिति किस प्रकार की है, सरकार की नीति क्या है, सरकारी नीति क्या है इसमें। छठा इसमें कारक है आपका जो कृषि है, उपज है और पशुपालन से उत्पादित जो पदार्थ है उसके लिए बिक्री का बाजार मूल्य क्या है। कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त उत्पाद का बाजार मूल्य, ये सभी कारक हैं जो मुख्य रूप से क्या है कि मिश्रित कृषि को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक कारक जो मिश्रित कृषि को प्रभावित करते हैं उसमें फार्म का आकार किस प्रकार से, खेत का आकार कितना बड़ा है, छोटा है, तो ये कृषि को प्रभावित करता है। मिट्टी का उपजाऊपन किस प्रकार का है, अवस्थिति किस प्रकार की, लोकेशन किस लोकेशन पर है, भूमि पर पशुपालन की क्षमता कितनी है, और सरकार की नीति क्या है। कृषि उपज जो पशुपालन से जो उत्पादित पदार्थ है उसका बिक्री का जो बाजार मूल्य है वो क्या है। प्रादेशिक कृषि पद्धति किस प्रकार की है,
कृषि पद्धति। ये अनेक कारक होते हैं जो मुख्य रूप से मिश्रित कृषि है उसको प्रभावित करते हैं, या मिश्रित कृषि जिससे प्रभावित होती है फार्म के आकार से, मिट्टी के उपजाऊपन से, अवस्थिति से, भूमि पर जो पशुपालन की क्षमता किस प्रकार की है, सरकार की वहाँ की नीति किस प्रकार की है, कृषि उपज और पशुपालन से जो उत्पादित पदार्थ हैं उसका बिक्री मूल्य बाजार में क्या है, प्रादेशिक कृषि पद्धति क्या है, ये कई सारे कारक होते हैं। इन कारकों से मिश्रित कृषि है वो प्रभावित होती है। इन्हीं कारकों पर मिश्रित कृषि है उसका जो आश्रित होती है उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार से आपको क्या है कि ये भौगोलिक कारक हैं जिनसे कृषि है, मिश्रित कृषि ये प्रभावित होती है। अगला इसी में पॉइंट है जो मिश्रित कृषि है उसकी विशेषता है। उसमें पहला है फसल एवं पशुपालन। विशेषता, मिश्रित कृषि की क्या विशेषता है, और उसमें पहला है फसल एवं पशुपालन। पहली विशेषता है क्योंकि इसमें जो फसल का उत्पादन है और पशुपालन है दोनों साथ साथ किए जाते हैं। इस प्रदेश के प्रत्येक फार्म में, इस प्रदेश के प्रत्येक फार्म पर कृषि उपज का उत्पादन करने के साथ साथ, कृषि उपज का उत्पादन करने के साथ साथ में पशुपालन है भी साथ साथ होता है। इस प्रदेश के प्रत्येक फार्म पर कृषि उपज को उत्पन्न करने के साथ साथ पशुपालन भी होता है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न के साथ साथ चारे की फसल भी उगाई जाती है। इस तरह की खेती है ये मुख्य रूप से आपके क्या है कि जो इस प्रकार की जो कृषि की विशेषता है ये मुख्य रूप से आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है में दिखाई देती है। तो मुख्य रूप से क्या है इस प्रकार की कृषि जिसमें क्या है फसल और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। पहली विशेषता इसकी, इस प्रकार की कृषि में प्रत्येक जो फार्म हाउस देखेंगे अपन, प्रत्येक फार्म पर कृषि उपज के साथ साथ पशुपालन भी होता है और इन क्षेत्रों में खाद्यान्न के साथ साथ में चारे की फसल। पहली बात एक फसल है और साथ साथ में पशुपालन साथ साथ में होता है। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में खाद्यान्न फसलों के साथ चारे की फसल भी, चारे की फसल भी उगाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में, खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूं है, मक्का है, इनके साथ साथ में अन्य जो चारे की फसल है, अल्फाफा है, क्लोवर घास है, इनका उत्पादन भी चारे की फसल है वो भी साथ साथ में उगाई जाती है। इस तरह की जो खेती की मुख्य विशेषता है वो मुख्य विशेषता आपकी कनाडा का जो पूर्वी भाग है और यूएसए का जो पूर्वी भाग है। तो मुख्य रूप से कनाडा है और यूएसए में इस प्रकार की कृषि है वो दिखाई देती है। जो इस प्रकार की खेती की विशेषता है, जो कृषि की विशेषता मुख्य रूप से क्या है जिसमें खाद्यान्न के साथ साथ में चारे की उत्पादन भी साथ साथ में होता है। तो इस प्रकार की जो विशेषता है ये मुख्य रूप से आपके कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देता है। यूएसए में पशुओं के चारे के लिए मुख्य रूप से क्या है मक्का का उत्पादन किया जाता है। चारे के रूप में पशुओं को चारे के रूप में यूएसए में पशुओं को चारे के रूप में मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का का उत्पादन, इसमें जो मक्का होती है ये पशुओं को खिलाई जाती है, इससे पशु मोटे हो जाते हैं, मांस में वृद्धि होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पशुओं को चारे के रूप में मुख्यतः मक्का का उत्पादन किया जाता है और मक्के से पशुओं का जो मांस है इसमें वृद्धि होती है। मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भी अधिक होता है। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, जो जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क वाला भाग है, इस भाग में इंग्लैंड है, इसमें आदि देशों में भी ये विशेषता मिलती है।
मुख्य रूप से क्या है आपके जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि में भी ये विशेषता मिलती है। इसमें मुख्य फसल के साथ साथ में मोटे अनाज है, दाल है आदि फसलें भी उगाई जाती है। मोटे अनाज है, मोटे अनाज के साथ में मुख्य फसल है, मुख्य फसल के साथ में क्या करेंगे, मोटा अनाज, और मोटे अनाज में क्या है, दालें। मोटे अनाज में आपके जौ है, ज्वार है, मक्का है, इसका उत्पादन के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की दालें हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ है आपका जर्मनी, डेनमार्क, जो फ्रांस है, इसमें ब्रिटेन है, इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो जो यूरोप का पश्चिमी भाग है, इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, ये वाला जो पोर्शन है पश्चिमी यूरोप वाला भाग है, इसमें मुख्य रूप से भी जो मुख्य फसल है, इस मुख्य फसल के साथ साथ में मोटे अनाज और दालों की आदि की फसलें भी उगाई जाती है। इसमें कभी कभी एक फसल नष्ट हो जाने पर अन्य फसल से लाभ मिल जाता है। यदि एक फसल है वो खराब हो जाती है किसी कारण से भी, तो दूसरी फसल है वो साथ साथ में बोते हैं। एक मुख्य फसल है और साथ साथ में मोटे अनाज है, दालें आदि उत्पन्न की जाती है, साथ साथ में उगाई जाती है। जो जर्मनी है, फ्रांस, डेनमार्क है आदि में जो मुख्य फसल है उसके साथ साथ में मोटे अनाज है, दालों आदि को भी आदि फसलें भी उगाई जाती है। इससे कभी कभी एक फसल यदि नष्ट हो जाती है तो अन्य फसल है उनसे लाभ मिल सके। यदि बिक्री का मूल्य भी कई बार क्या है कम हो जाता है तो अन्य फसलों से इसकी क्षतिपूर्ति हो सके। जो साथ साथ में अन्य फसलें उगाई जाती है, तो प्राकृतिक कारण से यदि एक फसल है वो नष्ट हो जाती है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण से यदि एक फसल है वो नष्ट हो जाती है तो अन्य फसलें हैं उनसे लाभ मिल सके। और यदि एक जो फसल है उसका बिक्री मूल्य यदि कम हो जाता है तो अन्य फसलें हैं उससे इसकी क्षतिपूर्ति कर सके। इन खेतों में मुख्य रूप से गेहूं है, आपका जौ, ज्वार, मक्का, ये खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है। तो इनमें मुख्य रूप से जो आपका क्या है कि खेतों में गेहूं है, जौ है, जई है, आलू है, जई, आलू, मक्का है आदि फसलें होती है। इनके साथ साथ में अन्य फसलें भी उगाई जाती है, जैसे आपकी वन मेथी है, ये तो मुख्य फसलें हैं। जो गेहूं है, जो मक्का, जई, आलू, ये मुख्य फसलें होती हैं और इनकी क्षतिपूर्ति के लिए इन खेतों के में ये तो मुख्य फसलें हैं। यदि किसी कारण से इनमें से एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल है उससे इसका क्षतिपूर्ति, इसका लाभ मिल सके। तो मुख्य फसलें हैं जो इन खेतों में गेहूं है, जौ है, मक्का, जई, आलू है आदि का उत्पादन किया जाता है। और साथ साथ में ये तो मुख्य फसल है उगाई जाती है, साथ ही जो वन मेथी है, मटर है, सेम है आदि भी उगाया जाता है। वन मेथी है, मटर है, सेम आदि का उत्पादन भी किया जाता है। जो मिश्रित खेती होती है उसमें खेतों पर मुख्य रूप से क्या है कि आलू है, नाशपाती है, अंगूर है, अंजीर है, सेब है, चेरी है आदि के छोटे छोटे बागान भी लगाए जाते हैं। तो मिश्रित खेती है, मिश्रित आपकी प्रकार की जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, मिश्रित खेती है। इस मिश्रित खेती में जो खेती के साथ साथ में खेतों पर कुछ जैसे नाशपाती है, इसकी नाशपाती, अंगूर, अंजीर, सेब आदि के भी बाग लगाए जाते हैं। सेब है आपका, आलू है, नाशपाती है आदि के क्या, अंगूर है, अंजीर है, चेरी है आदि के छोटे छोटे बाग भी लगाए जाते हैं। दक्षिणी जो आपका फ्रांस है और दक्षिणी जर्मनी है में फल और सब्जियों के बगीचे लगाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या है आपका, ये देखो फ्रांस और दक्षिण जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण जर्मनी है, वहां आपका मुख्य रूप से फल और सब्जी के बगीचे लगाए जाते हैं। जर्मनी में चुकंदर भी पैदा किया जाता है। जो जर्मनी है उसमें बगीचों में चुकंदर की खेती है, पैदावार है, यदि की जाती है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड में पशुपालन और मक्का की खेती है, ये मुख्य रूप से की जाती है। तो
मुख्य रूप से क्या है कि पशुपालन और साथ साथ में जो मक्का की खेती है ये मुख्य रूप से इंग्लैंड में की जाती है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन वाला क्षेत्र ये ब्रिटेन में जो मुख्य रूप से पशुपालन और मक्का की खेती है मुख्य रूप से की जाती है। तो मुख्य रूप से क्या है कि इसमें पशुपालन किया जाता है। पशुपालन में भी मुख्य रूप से जो फसल है, फसल के साथ साथ में चारे की फसल, खाद्यान्न फसल उत्पन्न की जाती है। पशुओं के लिए चारे की फसल है ये पैदा की जाती है। और मुख्य रूप से जो मक्का है आपका जो है ये उत्पादन करने के साथ साथ में चारे की फसल है उसका भी उत्पादन किया जाता है। मिश्रित खेती में क्या है, बगीचे हैं और जो मुख्य रूप से क्या है आपके नाशपाती है, चेरी है, अंगूर है, अंजीर है, सेब है आदि के बगीचे भी लगाए जाते हैं। दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी है और दक्षिणी फ्रांस है जिसमें जर्मनी, फ्रांस और दक्षिणी जर्मनी है उसमें मुख्य रूप से क्या है आपके फल है और सब्जियों के बगीचे लगाए जाते हैं। जर्मनी में चुकंदर की खेती की जाती है। इंग्लैंड में पशुपालन और मक्का की खेती है ये मुख्य रूप से की जाती है। तो कृषि के साथ साथ में कुछ भागों पर पशुपालन भी किया जाता है, इस प्रकार की खेती है। उसमें कृषि के साथ साथ कुछ भागों पर जो पशुपालन भी किया जाता है, प्रतिदिन नियमित रूप से आय प्राप्त करने हेतु कुछ दूध का उत्पादन भी किया जाता है। तो दूध का उत्पादन क्या है, प्रतिदिन आय उत्पादन करने हेतु दूध का उत्पादन मुख्य रूप से यहाँ किया जाता है, जिससे क्या प्रतिदिन है वो नियमित रूप से आय प्राप्त हो। उसके लिए क्या है दूध का उत्पादन करके उसे आसपास के जो बाजार है उसमें भेज दिया जाता है। तो प्रतिदिन नियमित रूप से आय प्राप्त करने हेतु दूध भी मुख्य रूप से यहाँ दूध के लिए पशुओं को भी यहाँ मुख्य रूप से पाला जाता है। तो मिश्रित खेती है, इसमें दूध का उत्पादन भी साथ में किया जाता है। मिश्रित कृषि की दूसरी विशेषता है फसल चक्र। फसल चक्र का महत्व है मिश्रित कृषि में सर्वाधिक है। फसल चक्र का महत्व है मिश्रित कृषि में अत्यधिक महत्व है। फसल चक्र का महत्व है मिश्रित कृषि में सर्वाधिक है। मिट्टी को क्या है अपक्षालन को रोकने और उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र का हेरफेर होना आवश्यक है। मिट्टी को क्या है, मिट्टी को अपक्षालन रोकने और उर्वरकता क्षमता बनाए रखने के लिए फसल चक्र का महत्व है अत्यधिक है। फसल चक्र का महत्व है मिश्रित कृषि में सर्वाधिक होता है। मिट्टी की अपक्षालन रोकने और उर्वरकता बनाए रखने के लिए उर्वरकता क्षमता बनाए रखने के लिए फसल का हेरफेर आवश्यक है। फसल का मतलब है फसल का हेरफेर आवश्यक है। तो क्या हुआ, फसल चक्र का महत्व है वो मुख्य रूप से मिश्रित कृषि में सर्वाधिक होता है। मिट्टी की अपक्षालन को रोकने और उर्वरकता क्षमता है इसको बनाए रखने के लिए फसलों का हेरफेर आवश्यक है। यह चक्र 4 क्रम में होता है। इस चक्र में 4 प्रकार के क्रम को दोहराया जाता है या इस चक्र में 4 प्रकार होते हैं या 4 क्रम होते हैं। इस चक्र में 4 प्रकार के क्रम होते हैं। इस फसल चक्र है, इस फसल चक्र में 4 प्रकार के क्रम होते हैं। 4 प्रकार के क्रम होते हैं। तो उसमें पहला क्या है, एक नंबर इसमें 4 प्रकार के क्रम पाए जाते हैं। उसमें जुलाई वाली फसलें, पहला क्या है
वाली फसलें जो मुख्य रूप से क्या है, मक्का है, आलू, आपके मूली है, चुकंदर है, जो पशुओं का मुख्य रूप से चारा होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जुलाई में जो फसलें बोई जाती है, इसमें मुख्य रूप से आपकी क्या है, मक्का, आलू, मूली, मेथी, ये क्या फसल है, ये पशुओं के चारे के रूप में काम में लेती है। जैसे मक्का है, आलू है, मूली है या चुकंदर, इन पशुओं को क्या है, ये पशुओं के चारा के रूप में काम लेती है। जो पशुओं का चारा होता है, चारे के रूप में काम में लेती है। तो इसमें जो फसल चक्र है, ये फसल चक्र 4 प्रकार के क्रम में होता है। पहला जुलाई वाली फसलें, तो जुलाई वाली फसलों में मुख्य रूप से आलू है, मक्का है, मूली है, चुकंदर, जो पशुओं को चारे के रूप में काम में लेती है। दूसरी है सूखी घास, इसमें केवल क्या है, घास का उत्पादन किया जाता है। सूखी घास विशेष रूप से इसके अंतर्गत जैसे अल्फाफा है, अल्फाफा, क्लोवर है, सरी है, ये मुख्य रूप से इसमें ये घास के रूप में उगाई जाती है। तिमोथी मुख्य रूप से इसमें, तो सूखी घास के रूप में विशेष रूप से अल्फाफा है, तिमोथी है, क्लोवर आदि। ये क्या है, मिट्टी में नाइट्रोजन प्राप्त होता रहता है। इससे मिट्टी में क्या है कि उत्पादन क्षमता बनाए रखते हैं और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, सूखी घास से मिट्टी को क्या मिलेगा, मिट्टी को नाइट्रोजन जल की प्राप्ति, मिट्टी को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो मुख्य रूप से जुलाई वाली फसलों में मक्का, आलू, मूली, चुकंदर, जो पशुओं का चारा होता है। दूसरी आपकी सूखी घास, विशेष रूप से अल्फाफा घास है, आपकी तिमोथी है, क्लोवर घास है। इससे मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तीसरा है खाद्यान्न, खाद्यान्न में मुख्य रूप से गेहूं है, मक्का है, मुख्य रूप से जो अनाज है जिसमें राई है और जो गेहूं है वो मुख्य रूप से यहाँ बोई जाती है। खाद्यान्न में इसमें मुख्यतः अनाज जिसमें राई, गेहूं, जो यूरोप में बोई जाती है। इन फसलों के अंतर्गत फार्म का अधिकांश भूमि होती है और इसका प्रतिशत आपका 40 से लेकर 80% तक होता है। खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से इसमें खाद्यान्न फसलें होती है और खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से इसमें गेहूं है, राई, ये मुख्य रूप से इस प्रकार का यूरोप में होता है। इस प्रकार का जो फार्म का अधिकांश भाग इसमें लगा है, फार्म का अधिकांश भाग और फार्म का जो कुल भूमि होती है उसका 40 से लेकर 80% भाग है वो खाद्यान्न के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत तो खाद्यान्न इसमें मुख्य अनाज है जिसमें राई है, गेहूं है और ये मुख्य रूप से ये खाद्यान्न बोए जाते हैं और ये मुख्य रूप से यूरोप में बोए जाते हैं, यूरोप वाले क्षेत्र में बोए जाते हैं। और इन फसलों के अंतर्गत फार्म का अधिकांश भूमि आती है, फार्म की अधिकांश भूमि आ जाती है, और जो इन फसलों के अंतर्गत जो फार्म का अधिकांश भाग आ जाता है तो इसका प्रतिशत है ये मुख्य रूप से 40 से लेकर 80% जो फार्म है उसका खाद्यान्न के अंतर्गत भाग आ जाता है। तो मुख्य रूप से आपका क्या है, जुलाई में और बोई जाने वाली फसलें हैं, दूसरा सूखी घास बोई जाती है, तीसरा खाद्यान्न और चौथी आती है पर्णभूमि।
खाली स्थान छोड़ा जाता है, खाली भूमि छोड़ दी जाती है, अदल बदल की खेती करते हैं। इस प्रकार से इनका ये जो 4 प्रकार का फसलों का चक्र पाया जाता है, क्रम पाया जाता है। जुलाई की फसलें हैं, इसमें घास भी उत्पन्न किया जाता है, खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है, पड़त भूमि भी, खाली भूमि भी छोड़ दी जाती है। तो इसका एक कारण होता है, ये रखा जाता है। फसल चक्र में मुख्य रूप से क्या है कि मिश्रित खेती है, तो मिश्रित खेती में फसल चक्र प्रणाली भी अपनाई जाती है। फसलों की अदल बदल कर खेती की जाती है। इसमें कुछ भूमि है वो आपकी क्या है कि घास के लिए मक्का है, आलू है, मूली है, चुकंदर है आदि फसलों के लिए, पशुओं के लिए चारा के रूप में रखी जाती है। कुछ घास उत्पन्न करने के लिए रखी जाती है, जिसमें अल्फाफा है, तिमोती है, क्लोवर घास है, जिससे नाइट्रोजन, भूमि को नाइट्रोजन मिलती है। तीसरा खाद्यान्न है, अधिकांश भूमि होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से इसमें गेहूं है, राई है, जई है, इसका उत्पादन है, ये मुख्य रूप से इसमें किया जाता है। आपका जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न मुख्य रूप से इसमें राई का, गेहूं का आदि का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश क्षेत्र आपका यूरोप में होता है इस प्रकार की खेती का। इसके अंतर्गत जो अधिकांश भूमि होती है वो आपकी इस खाद्यान्न के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका प्रतिशत आपका 40 से लेकर 80% होता है। तीसरा पड़त भूमि, कुछ भूमि होती है वो खाली रखी जाती है। ये आपकी विशेषता है फसल चक्र प्रणाली, जो मुख्य रूप से मिश्रित कृषि पद्धति की विशेषता है। अगली विशेषता इसकी 3 नंबर है पूंजी प्रधान। पूंजी की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की कृषि में प्राय क्या है, पूंजी की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें पूंजी की प्रधानता रहती है। फलता है प्रति हेक्टेयर जो लागत है वो अधिक आती है। इसमें पूंजी की प्रधानता रहती है, प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। जो उत्पादन होता है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, उसमें लागत अधिक आती है। कृषि फार्मों में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कृषि फार्म पर आधुनिक यंत्रों, मशीनों का प्रयोग होता है। रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक होता है। इस प्रकार की जो कृषि है, मिश्रित कृषि है, इसमें प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होता है। शस्य आवर्तन के अतिरिक्त खेतों में पशुओं को जो पशु की खाद होती है वो दी जाती है। एक तो क्या किया जाता है, इसमें फसल चक्र प्रणाली अपनाई जाती है। साथ साथ में जो फसल होती है, फसलों को पशु खाद दी जाती है। रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। और जो फसल होती है, फसलों में जो पशुओं की खाद होती है, फसल आवर्तन के अतिरिक्त जो खेतों में पशुओं की जो गोबर होता है वो भी खाद के रूप में दिया जाता है। कृषि कार्य वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए पशुओं की देखभाल करने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या है, वर्ष भर खेती होती है। पशुओं की देखभाल करने के लिए श्रमिक रखे जाते हैं, श्रमिकों को रखा जाता है। इसलिए क्या है कि जो लागत है वो अधिक आ जाती है, लागत में वृद्धि होती है। तो पूंजी, इसकी जो विशेषता है मिश्रित कृषि की, पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान का मतलब है इस प्रकार की कृषि में पूंजी की प्रधानता होती है। फलता है प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। कृषि कार्य आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शस्य आवर्तन, फसलों का आवर्तन के अतिरिक्त खेतों में
पशुओं को खाद दी जाती है। कृषि कार्य में वर्ष भर इनका कृषि कार्य चलता रहता है। कृषि कार्य वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए पशुओं को देखभाल करने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और जिससे जो लागत होती है, लागत में वृद्धि आ जाती है। वर्ष भर खेती होती रहती है, पशुओं की देखभाल करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लागत में वृद्धि होती है। ये किसमें लिखने हैं हमको? प्रति हेक्टेयर लागत दी जाती है पूंजी, पूंजी लागत दी जाती है, पूंजी प्रधान। अगला आपका पॉइंट इसमें है सीमित कार्य। 4 नंबर पॉइंट है, विशेषता इसकी है सीमित कार्य। सीमित कार्य के अंतर्गत है व्यापारिक जो कृषि प्रदेशों में फार्मों की अपेक्षा, जो व्यापारिक जहां खेती की जाती है उनकी अपेक्षा इस प्रकार की जो मिश्रित खेती होती है वहां फार्मों का आकार होता है वो कम विस्तृत होता है, छोटा आकार होता है। व्यापारिक कृषि प्रदेशों के फार्मों की अपेक्षा, जो जहां व्यापारिक कृषि की जाती है जैसे अमेरिका है, जो क्षेत्र अधिक विस्तृत होते हैं, फार्म हाउस का आकार बड़ा होता है व्यापारिक फसलों में, तो उसकी अपेक्षा जो मिश्रित कृषि जहां की जाती है वहां व्यापारिक कृषि प्रदेशों की अपेक्षा जो फार्मों का आकार होता है वो कम विस्तृत होता है, आकार छोटा होता है। फार्मों का आकार छोटा होता है, किसे? विस्तृत कृषि से। विस्तृत कृषि फार्मों की अपेक्षा विस्तृत कृषि फार्मों की अपेक्षा जो इन फार्मों का आकार होता है, विस्तृत कृषि के आकार जो फार्म होते हैं उनका आकार छोटा होता है। तो मुख्य रूप से क्या है, जो व्यापारिक कृषि प्रदेशों के फार्म होते हैं उनकी अपेक्षा जो मिश्रित कृषि के जो फार्म होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उनका विस्तार होता है वो कम होता है। इनका आकार 60 हेक्टेयर तक होता है। इन फार्म हाउस का जो फार्म का आकार होता है, खेतों का जो आकार होता है, इनका आकार 60 हेक्टेयर तक होता है। आकार में भी स्थान विशेष में भेद देखने को मिलता है। आकार की स्थान विशेष में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। यूएसए में जहां फार्मों का आकार है वो 48 हेक्टेयर से लेकर 80 हेक्टेयर के मध्य देखने को मिलता है। यूएसए है तो ये स्थान विशेष पर फार्म हाउस का आकार ये अलग अलग प्रकार का मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है। तो आकार जो फार्म हाउस का जो आकार है, फार्मों का आकार है, जो खेत का आकार है, वो स्थान भेद के अनुसार भिन्न भिन्न देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। अलग अलग देशों में जो फार्म हाउस है मिश्रित खेती में वो अलग अलग प्रकार का है। कई आकार में फार्म हाउस है वो छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, आकार भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो यूएसए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ इन फार्म हाउस का मिश्रित जो खेती की जाती है वहाँ पर इन फार्मों का आकार है वो 48 से लेकर 80 हेक्टेयर तक देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के लगभग 25% भाग है इन खेतों के या इन फार्म हाउसों के 25% भाग पर पशुपालन, पशुओं के लिए चारा पैदा किया जाता है, चारा पैदा किया जाता है और साथ में मशीन रखने, श्रमिकों के मकान, घर, ये 25% भाग में होते हैं। तो मुख्य रूप से जो 25% भाग में पशुओं को रखा जाता है और जो चारा है, मशीनें रखी जाती है, उनके लिए स्थान, श्रमिकों के लिए स्थान आदि के लिए 25% भाग उसको रखा जाता है। शेष 75% भाग पर कृषि की जाती है। 75% भाग है इस पर कृषि कार्य किया जाता है, इस पर कृषि कार्य किया जाता है। तो जो फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस के 25% भाग पर पशुओं को रखा जाता है, पशुओं को रखा जाता है, उनका चारा रखा जाता है, मशीनें रखी जाती है,
मशीनें रखने के लिए, और जो कृषकों के निवास की व्यवस्था होती है, कृषकों के निवास की व्यवस्था, निवास, इन सब की व्यवस्था होती है। जो पशुओं के लिए 25% भाग है वो पशुओं के लिए, चारा रखने के लिए जो घर मकान बनाते हैं वो, मशीन रखने के लिए श्रमिकों के, और जो कृषकों के मकान होते हैं की व्यवस्था की जाती है। शेष 75% भाग पर क्या की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है। अगला इसमें विशेषता इसकी है कि सब्जी और फल उत्पादन, मुख्य इंपॉर्टेंट चीज इसमें 5वीं विशेषता क्या है कि मिश्रित कृषि है कि एक अन्य विशिष्टता यहाँ की ट्रक गार्डनिंग है। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग मतलब इनकी जो अगली विशेषता है सब्जी और फल का उत्पादन। तो मिश्रित खेती है, मिश्रित कृषि की एक अन्य विशेषता, विशिष्ट विशेषता यह है कि यहाँ पर ट्रक फार्मिंग, ट्रक गार्डनिंग पाई जाती है। ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत साग सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है। साग सब्जी और फलों का, फूलों का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, सब्जियों का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इस प्रकार की फार्मिंग में क्या होती है, देखो इस पहले की मैंने क्लास में बता दिया था आपको, कृषि के प्रकार उसमें बताया था ट्रक फार्मिंग। तो जो बड़े नगर होते हैं उनके आसपास में, महानगर होते हैं उनके आसपास में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। मिश्रित कृषि की एक विशेषता है कि यहाँ पर ट्रक फार्मिंग पाई जाती है, ट्रक गार्डनिंग पाई जाती है। ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत साग सब्जी है, मुख्य रूप से फलों का उत्पादन है, ये किया जाता है। और इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र में फूल होते हैं, इन फूल का उत्पादन भी इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। फार्म हाउस के निकट क्या है कि ये व्यवस्था देखने को मिलती है। जो ट्रक गार्डनिंग होती है उसके अंतर्गत जो साग सब्जी है, फल है आदि का उत्पादन होता है। फार्म नगरों के निकट होते हैं, ये फार्म होते हैं, ये क्या होते हैं, फार्म साग सब्जी के फार्म होते हैं, नगरों के निकट होते हैं। फार्म हाउस होते हैं ये नगरों के निकट होते हैं। और मुख्य रूप से क्या होता है इसमें कि ताजी जो सब्जियां होती है, फलों को ट्रक्स में लाद कर समीप के बाजार में भेजा जाता है। ट्रक में लाद कर समीप के बाजार भेजा जाता है। जो भी उत्पादन होता है, यदि फलों का उत्पादन होता है फल को, सब्जियों का उत्पादन है सब्जियों को, और यदि फूलों का उत्पादन होता है फूलों का उत्पादन ट्रकों में भर के भेजा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। तो मिश्रित कृषि की एक अन्य विशेषता यह है, इसकी एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यहाँ पर ट्रक फार्मिंग पाया जाता है, ट्रक गार्डनिंग पाया जाता है। ट्रक गार्डनिंग के अंतर्गत क्या हो जाता है, साग सब्जी है, फल आदि का उत्पादन होता है। जो फार्म होते हैं वो नगरों के निकट होते हैं, जिससे ताजा सब्जी, हरी सब्जी होती है, और फलों को ताजा सब्जी और जो फल होते हैं उनको ट्रकों में लाद कर बाजार में शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। साग सब्जी और फल है, इसकी कृषि मुख्य रूप से लंदन और पेरिस, कहाँ है, लंदन और पेरिस, इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बड़े जो महानगर है, यूरोप के जो महानगर है उनमें इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो साग सब्जी और फलों की जो कृषि है ये लंदन है, पेरिस है, अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, महानगर है बड़े, उनके आसपास जो लंदन है, पेरिस जैसे महानगरों के निकट है, ये इस प्रकार की व्यवस्था है, ये देखने को मिलती है। कुछ नगरों के निकट सुंदर एवं खुशबूदार फूलों का उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि इनके जो बिक्री केंद्र होते हैं वो निकट ही होते हैं, पास ही होते हैं, इसलिए खराब नहीं होते हैं। और ट्रकों के माध्यम से इनको शीघ्र ही क्या है, मार्केट तक भेज दिया जाता है, क्योंकि जो ये खराब होने वाली चीजें, शीघ्र खराब होने वाली चीजें दूर से नहीं लाई जा सकती है, इसलिए इनके जितने भी केंद्र होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, ये नगर के निकट होते हैं। चाहे
आपके साग सब्जी के हो, फलों के हो, चाहे सुंदर फूल है, खुशबूदार फूल है, इसका उत्पादन भी पास के नगरों में ही किया जाता है। इनके केंद्र होते हैं, बिक्री के केंद्र होते हैं, वो पास में ही होते हैं। जो फूलों के खुशबूदार फूल है, सुंदर फूल है, उनका उत्पादन भी किया जाता है और इनके जो बिक्री केंद्र होते हैं वो नगर के पास में होते हैं। भूमि का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, भूमि का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये खाद, और खाद में पशुओं की खाद, पशुओं से प्राप्त जो गोबर होता है वो, प्लस रासायनिक खाद, दोनों का उपयोग करते हैं। तो फसलों का जो फार्म हाउस है उसमें उत्पादन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उपजाऊपन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि प्राकृतिक और रासायनिक खाद दोनों का भरपूर उपयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक विधि से नवीन तरीके का उपयोग किया जाता है और वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है, मशीनें उपयोग में ली जाती है। कृषि का जो करने का जो तरीका है वो एक प्रकार का क्या है, वैज्ञानिक विधि का है। इसलिए क्या है कि नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। फार्म का आकार छोटा होने के कारण से, फार्म का आकार छोटा होने के कारण से मशीनों के स्थान पर, मशीनों का उपयोग कम लाभदायक होता है, इसलिए मशीनों के स्थान पर अधिकांश मजदूरों को काम में लेते हैं और मजदूरों को काम में लेते हैं तो वहाँ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, जो क्षमता है, उसमें इनका जो लागत आती है वो लागत अधिक आती है। फार्म हाउस का आकार छोटा होता है, मशीनों के स्थान पर मजदूरों का प्रयोग किया जाता है और किसानों के पास एक स्वयं का ट्रैक्टर होता है, जिससे क्या है कि उसमें ट्रक में लाद कर फल फूल सब्जी है वो बाजार, निकट के बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है कि जो फार्म हाउस होता है उसका आकार छोटा होता है, मशीनों का प्रयोग कम होता है, उस स्थान पर जो मजदूरों का प्रयोग है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि छोटा आकार होने के कारण से अच्छी तरह से उसका प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है, उनके स्थान पर जो इनके देखभाल करने के लिए पेड़ पौधों की, तो पशुओं की अधिक आवश्यकता, आपके पशुओं को देखभाल करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से इनके पास, प्रत्येक किसान के पास एक खुद का स्वयं का ट्रैक्टर होता है। इस ट्रैक्टर में जो साग सब्जी है, फल है, इनका लाद कर और पास के जो बिक्री केंद्र है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो सब्जियां हैं, फल है, फूल हैं, इनको स्वयं के ट्रैक्टर में ले जाकर और पास के मार्केट है, बाजार तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलती है। पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था है, ट्रक फार्मिंग की व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो खेती है वो विशेषता रखते हैं अपने ट्रक फार्मिंग की। अगली विशेषता इसमें है डेयरी फार्मिंग। अंतिम विशेषता इसमें वो क्या है, डेयरी फार्मिंग। मिश्रित कृषि प्रदेशों में डेयरी फार्मिंग एक उसकी एक निजी विशेषता है। जैसे ब्रिटेन है, डेनमार्क है, हॉलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है आदि देशों में दूध देने वाले पशुओं को कृषि फार्म पर पाला जाता है। तो डेयरी फार्मिंग है, ये इसी मिश्रित कृषि की एक अन्य विशेषता है कि मिश्रित कृषि में डेयरी फार्मिंग की जाती है। मिश्रित खेती में डेयरी फार्मिंग की जाती है और ये मुख्य रूप से जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में क्या किया जाता है कि इनमें जो नगर होता है, नगर के पास में जितने भी देश बताए आपको, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है आदि देशों में दूध पालने वाले पशुओं को कृषि फार्म पर पाला जाता है। डेयरी उद्योग है, ये कृषकों की आय का मुख्य स्रोत है। डेयरी उद्योग है, ये कृषकों की आय का मुख्य स्रोत है।
इन देशों में, यूरोपीय देशों में, अधिकांश यूरोपीय देशों में क्या है, पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो आपके आसपास का क्षेत्र है वहां कृषि फार्मों पर गायों को पाला जाता है। डेयरी उद्योग में क्या है कि इससे क्या है कि जो डेयरी उद्योग है उसे कृषकों को जो आय है ये आय का मुख्य स्रोत है। अधिकतर ऐसे कार्य हैं ये बड़े नगरों के पास में किए जाते हैं। चारे की फसलें बोई जाती है, आसपास के क्षेत्र में क्या है चारे की फसलें बोई जाती है। उन्नत नस्ल की गायें रखी जाती है, पाली जाती है। प्रत्येक गाय है वो आपके क्या है, इसकी क्या विशेषता है, नगर के पास पशुपालन किया जाता है, गाय पाली जाती है डेयरी उद्योग के लिए, चारे का उत्पादन किया जाता है, चारे का उत्पादन किया जाएगा और साथ साथ में क्या है उन्नत नस्ल की गाय पाली जाती है। और गायों से क्या है ऐसी गायें पाई जाती है जिससे क्या है 60 से 70 केजी दूध है ये प्रतिदिन लिया जाता है, प्रतिदिन प्राप्त किया जाता है। डेयरी उद्योग की ये विशेषता किसकी है, डेयरी उद्योग, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में मिश्रित कृषि की एक विशेषता, एक निजी विशेषता है। ब्रिटेन है, डेनमार्क है, पोलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है आदि देशों में दूध देने वाले पशुओं को कृषि फार्मों पर पाला जाता है। डेयरी उद्योग है ये कृषकों की आय का मुख्य स्रोत है। अधिकतर ऐसे कार्य हैं ये बड़े नगरों के पास में, बड़े नगर है उनके पास में इस प्रकार के कार्य होते हैं। चारे की फसल बोई जाती है, उन्नत नस्ल की गायें रखी जाती है, उन्नत नस्ल की गायें पाली जाती है। प्रत्येक गाय है वो 60 से लेकर 70 केजी दूध है वो प्रतिदिन देती है। दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन में वृद्धि हेतु खेतों में उनको क्या है कि हरे घास है, जई है आदि उनको खिलाया जाता है ताकि क्या उनका दूध में उत्पादन में वृद्धि। तो दुधारू पशु होते हैं, इन पशुओं के दूध में वृद्धि के लिए खेतों में हरी घास, जई, मेथी है, वन मेथी है आदि फसलें इनको क्या है कि इन पशुओं को दी जाती है ताकि इनके दूध के उत्पादन में वृद्धि। तो उनके रूप से इनको हरी घास खिलाई जाती है, जई खिलाई जाती है, मेथी खिलाई जाती है ताकि इनके दूध की मात्रा है उसमें वृद्धि हो सके। जो फार्म हाउस बनाए जाते हैं उसमें अधिकांश क्या है, फार्म हाउस में अधिकाधिक आवश्यकता पशुओं के लिए क्या है ऊपर से शेड को ढक दिया जाता है। फार्म हाउस में अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक उसका आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको पशुओं को जो चारा बाड़ा होता है उस बाड़े को ऊपर से ढक दिया जाता है। दूध निकालने के लिए और मक्खन बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए आवश्यक मशीनें होती है, पूरा छता होता है, कोल्ड स्टोर की तरह होता है, फ्रिज की तरह कार्य करता है। तो अधिक जो फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। फार्म हाउस बनाने के लिए फार्म हाउस में अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक धन की आवश्यकता। फार्म हाउस में अधिक धन की आवश्यकता होती है क्योंकि क्या होता है, एक तो पशुओं के लिए जो बाड़ा होता है वो ऊपर से ढक दिया जाता है। दूध निकालने के लिए और मक्खन बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए आवश्यक जो मशीनें होती है वो लाई जाती है, इसलिए क्या है धन की अधिक आवश्यकता होती है। और जो डेनमार्क है वो दूध व्यवसाय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिश्रित कृषि का, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। आप लोग ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।